जज साहब ने अपना फैसला सुनाया था और मैं चीख कर गिर गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं हैरान हो गई थी, ना सिर्फ यह कैसे बल्कि अपने खून के रिश्ते भी, जो कभी सोचा भी नहीं था वो हो गया था। मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी। मैंने एक नज़र अपने आप और भाई पर डाली, जिनके चेहरे पर मेरे लिए अजनबी थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पहचानते ही नहीं हो। मैं उन्हें पुकारना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मेरे पुकारने से पहले ही वो दोनों खामोशी से उठकर अदालत से निकाल गए थे। उन्होंने ना ही मुझसे कोई बात की थी और ना ही एक नज़र मेरी हालात पर डाली थी। मुझे अपने सच्चे रिश्तों से ऐसी उम्मीद हरगिज भी नहीं थी। मेरे अंदर कुछ छान से टूटा था। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे हथकड़ियां लगाकर अपने साथ घसीटना शुरू कर दिया था। उसे पुलिस वाली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझमें पर इस वक्त क्या कयामत गुजर रही है। मेरी पूरी दुनिया पलट कर रह गई थी है और उसे बाहर खड़े मीडिया वालों की फिक्र थी। बाहर मीडिया वाले कैमरे के साथ मौजूद थे, इसलिए मेरे ऊपर काला कपड़ा डाल दिया गया था। चारों तरफ सवाल पे सवाल पूछा जा रहा था और मैं खामोशी से बस खींची चली जा रही थी। एक अंधेरा मेरे मुंह पर काला कपड़े से छाया था, तो एक अंधेरा डर का था। अब मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मैं थी और मेरा ऊपर वाला था। मुझे उम्र कैद की सजा सुना दी गई थी और मैं इस बात से वाकिफ थी कि अब मुझे सारी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे काटने होगी। यहाँ पर ना कोई मेरा अपना होगा और ना ही कोई मुझे मिलने आएगा। लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस काल कोठरी में क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। यह राज तो मुझे वहीं जाकर पता चला कि उम्र कैद की सजा पाने वाली औरतें के साथ क्या क्या किया जाता है। मुझे सेंट्रल जेल में पहुंच दिया गया। हर तरफ सफेद लिबास में औरतें मौजूद थे और उनके चेहरे पर छी शक्ति और मकरूर हंसी बता रही थी कि वह इसकी दुनिया की आदी हो गई है और सभी कोई ना कोई गुनाह करके ही यहाँ तक पहुँची है। सब छोटी छोटी कोठियां में सलाखों के अंदर बंद थी और मेरे कदमों की आहट से मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं यहाँ पर कोई मेहमान बनकर आई हूँ। मुझे भी एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जहाँ पहले से ही एक औरत सर झुकाए बैठी थी। जैसे ही मैं उसे कोठरी में गई तो वह औरत मुझे देखते ही मुस्कुराए। उसकी हंसी एक खौफनाक हंसी थी। वह मुझे देखते ही कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा और क्या गुनाह करके यहाँ तक पहुँची हो। इससे पहले कि मैं उसके बाद का कोई जवाब देती, जेलर हमारी कोठरी में चली आई और उसने आते ही सख्ती से कहा, सुन लड़की, तुझे यहाँ के तौर तारीखों के हिसाब से रहना होगा और हमारी मर्जी के खिलाफ अगर तूने एक कदम उठाने की कोशिश भी की तो अंजाम बहुत बड़ा होगा। वो बाहर की दुनिया थी जहाँ पर तूने अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतने बड़े कारनामे को अंजाम देकर यह आई है, लेकिन यह मेरी दुनिया है। यहाँ तुझे मेरे हिसाब से रहना होगा। आज से तेरा नाम तनीषा नहीं बल्कि 320 है और अपना नाम बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। तुझे इसी नाम से पुकारा जाएगा और यही तेरी पहचान है। जेलर की बातों पर मेरी आंखें नम होने लगी और आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे कि अचानक जेलर मेरे करीब आए और मेरे बालों को पकड़कर कहने लगी, इतना बड़ा जुल्म करके यहाँ तक पहुँच गई। जैसे ही कांस्टेबल हंस कर कहने लगी, अपने 320 के बाल तो देखो कितने लंबे और सिल्की है, लगता है किसी शैम्पू का प्रचार करने आई है। जो जाकर इसके बाल कटवाने का इंतजाम करो, मुझे इसके सर पर बाल नजर नहीं आने चाहिए। जेलर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने रोती हुए कहा कि क्यों, आखिर मेरे बाल क्यों कटवाए जाएंगे। मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे इतने लंबे घने बालों को काट देगा। मेरी बात सुनते ही एक जोरदार थप्पड़ जेलर ने मेरे गालों पर लगा दी और कहने लगी, अभी मैंने तुझे समझाया था ना कि यह मेरी दुनिया है और यहाँ पर मेरा सिक्का चलता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जुबान चलाने की। तू यहाँ नौकरी करने नहीं आई है जो इतने लंबे बाल लेकर घूमेगी, इनको धोने में इतना पानी भी खर्च करेगी और वक्त भी। यहाँ और भी बहुत से काम होते हैं। अभी तो यहाँ तेरे शुरू के दिन है, अभी तो आराम कर, धीरे धीरे तुझे पता चलेगा कि यहाँ पर तुझे क्या क्या करना होगा। जेलर की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तक तो मैं अपने घर वालों की जुदाई का मातम बना रही थी और सोच रही थी कि इस जय में अकेले में सारी जिंदगी कैसे गुजरूंगी, लेकिन अब तो एक नई मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी। मुझे पता भी नहीं था कि जेल में आकर मुझे यह सब कुछ भुगतना पड़ेगा। मेरी कोठरी में मौजूद दूसरी औरत मेरे करीब आई और कहने लगी, फिक्र मत करो, तुझे भी यहाँ पर रहने की आदत हो जाएगी।
आई तो तू कुमारी है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तू बच्चों की माँ भी बन जाएगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे उसकी बात का मतलब तो समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी कि वह कोई गलत बात का इशारा कर रही है। मैंने हकलाते शब्दों में कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं बिना शादीशुदा लड़की हूँ तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगे? मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, अभी तू नई नई आई है, कुछ दिन यहाँ पर रहेगी तो यहाँ के कायदे कानून भी सीख जाएगी और तौर तरीके भी, और अभी तक जो कुछ तू नहीं जानती है वह सब कुछ जान जाएगी। यही कहकर वह कोठरी के एक कोनी पर पड़े बिस्तर पर जाकर लेट गई। तभी थोड़ी ही देर में कांस्टेबल एक औरत को लेकर आई और मेरे लाख माना करने पर भी मेरे लंबे लंबे बालों को सर से काटकर मुझे गंज कर दिया। मैं उम्र कैद की सजा के पहले दिन ही गंजी हो गई थी और फर्श पर बिखरे लंबे बालों को देखकर अपनी बेबसी पर शिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जेल की पहले रात बहुत ही भयानक थी। छोटे छोटे चूहा इधर से उधर भागते फिर रहे थे और झिंगुर की आवाजों ने मेरा दम निकाल दिया था। मुझे तो कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता था, लेकिन यहाँ पर तो इन्हीं सब का सामना करते हुए रात गुजरते थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इस जगह सोना तो दूर लेटने के बारे में नहीं सोच सकती थी। यह काला फर्श और चूहों का इधर उधर भगाना दौड़ना और झिंगुरों की आवाजें मेरे चारों तरफ मौजूद थे। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। मैं यहाँ कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजार सकती थी, जहाँ कुछ लम्हे ही मेरी जान पर भारी थे। ऐसे ही सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता नहीं चला और सुबह होते ही मुझे बताया गया कि मुझे बर्तन धोने का काम मिला है। जेल में जितने वक्त का खाना मिलता उन सब के बर्तन धोने की मेरी जिम्मेदारी थी। हैरानी की बात यह थी कि यह हुक्म मुझे जेलर ने नहीं सुनाया था, बल्कि यहाँ पर मौजूद एक वृद्ध मुजरिम ने बताया था। उसके बारे में जब मैंने लोगों से पूछा तो पता चला कि वह कई सालों से यहाँ पर कैद है और उसकी जेलर से अच्छी बनती है, इसीलिए जेलर के बाद उसका यहाँ चलता है। मैं बर्तन धोने वाली जगह पर पहुंची तो बर्तनों का ढेर देखकर मेरी जान निकाल गई। ऐसा लगता था कि पूरे शहर का बर्तन धोने के लिए यही आ गया हो। वहाँ पर दो औरतें पहले से बर्तन धोने में लगी हुई थी। मेरी नज़र जैसे ही उन औरतें पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो दोनों पेट से थी। ऐसी हालात में जेल में रहकर इतना सारा काम करना उनके लिए कैसे मुमकिन था? उनकी ये हालात देखकर मैंने उनसे पूछ ही लिया कि प्रेगनेंसी की हालात में आप इस जेल में कैसे रह सकती है। मेरी बात सुनकर उनमें से एक औरत ने बड़ी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ दोनों की बात है, फिर तुझे भी पता चल जाएगा कि हम ऐसी हालात में यहाँ कैसे रह रही हूँ, क्योंकि यह दिन जल्द तुझ पर भी आना है। उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक उठी थी। मुझमें पर यह दिन क्यों आना था? मैं तो प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही शादीशुदा थी। इससे पहले की तरह मैं उससे कुछ और पूछती कि पीछे से एक औरत आई और कहने लगी, जुबान नहीं हाथ चलाओ, बहुत देर हो रही है और भी काम करने हैं। उसके हाथ में एक बड़ा सा ठंडा था। उसे देखकर मैं डर गई थी कि अगर काम में देर हुई तो यह औरत हमें मार भी सकती है। मैं खामोशी ऐसे उन दोनों औरतें के साथ बर्तन धोने लगी। सुबह से बर्तन धोते धोते 11 बज गए थे, लेकिन बर्तन थे कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। और इसके बाद मुझे पता चला कि दोपहर के खाने के बर्तन भी हमें ही धोने हैं। मतलब कि ये आज का सारा दिन मेरा बर्तन धोते धोते ही गुजर जाना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जेल की जिंदगी कैसी होती है, पर यहाँ आने के बाद मैं जो कुछ भी देख रही थी, यह सब देखने के बाद मैं बहुत हैरान हो गई। सारा दिन कामकाज में गुजर कर रात को जब मैं कोठरी में पहुंची, मेरे साथ वाली औरत कहने लगी, चल रे 320 आज की रात तेरी जागते हुए नहीं गुजरेगी। तू इस कदर तक चुकी है, ना ही तुझे चूहों की फिक्र रहेगी और ना ही झिगरों की। अब देखना, बिस्तर पर लेटते ही तुझे गहरी नींद आ जाएगी। उसकी बात पर मैं दुख से मुस्कुराई थी, क्योंकि वह सच ही तो कह रही थी। मेरा पूरा बदन थककर चूर हो गया था। बिस्तर पर लेटते हुए मुझे वह दोनों प्रेग्नेंट औरतें याद। मैंने अपने साथ वाली औरत से पूछा, दीदी मुझे बताइए कि जेल में वह औरतें प्रेग्नेंट कैसे हैं और यहाँ बच्चे कैसे पैदा करेंगे? मेरी बात सुनकर वह जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, तुझे बड़ी जल्दी है प्रेग्नेंट होने की, थोड़ा इंतजार कर ले, तेरी भी बारी आ जाएगी और जब तू बच्चा पैदा करेगी तो तुझे पता चल जाएगा कि बच्चा कैसे पैदा होता है।
उसकी बात पर मैं खामोश हो गए। फिर वो कहने लगी, अच्छा तो बता, इतनी कम उम्र में ऐसा क्या जुल्म करके यहाँ आई कि तुझे इतनी बड़ी सजा मिल गई। लो, अगर वकील अच्छा करती ना तो शायद तू बच जाती। ये अदालत वाले होते हैं ना, इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को नेकी बनाकर कोर्ट में पेश कर देते हैं। अभी तेरी उम्र ही क्या थी देखने में, तो तू 19 या 20 की लगती है और तू सारी जिंदगी के लिए जेल में आ गई है। उसकी बात सुनकर मैंने एक लंबी सांस ले ली थी। मैं उसे क्या बताती, मेरे लिए वकील तो किया गया था, लेकिन शहर का सबसे घटिया और सस्ता वकील, जिसकी वजह से मैं जेल के सलाखों के पीछे थी। और मुझमें पर यह जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने किया था। मुझे तो उसे जुर्म की सजा मिली थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, फिर भी किसी ने मेरी एक न सुनी थी। मैं उस औरत की बात का जवाब दिए बगैर बिस्तर पर लेट गई थी और मेरा गुजरा हुआ कल मेरे आंखों के सामने घूम रहा था। मेरा नाम रेशमा था और हम 3 बहनों का इकलौता हमारा छोटा भाई था। मेरे पिता को हम तीनों बेटियों से बहुत नफरत थी, क्योंकि मेरे पिता को बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब तक हम तीनों बहनें थी, उन्होंने मेरी माँ और हम तीनों बहनों की जिंदगी बंद से बदतर बनाकर रखती थी। लेकिन कुछ दिन बाद जब हमारा भाई पैदा हुआ तो मेरे पिता खुश हो गए और अपना सारा प्यार और दुलार अपने बेटे पर लुटाने लगे। सालों हमने अपने आप के ताने सुन थे, पर मेरे भाई के पैदा होने के बाद हमारी जिंदगी में सुकून आ गया। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन पापा ने मेरे भाई का दाखिला एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाया था। हम तीनों बहनें अपनी जरूरी चीजों के लिए भी तरसती थी, लेकिन हमारा भाई अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश चुटकियों में पापा से पूरा करवा लेता था। फिर भी हम तीनों बहनों को अपने भाई से बहुत प्यार था। उसका नाम सूर्य कुमार था। हम सब और खासकर मेरे पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे लॉर्ड और प्यार की वजह से वह बहुत बिगड़ चुका था। वो बहुत जिद्दी और झगड़ालू हो गया था। वो घर से बाहर निकलता तो किसी न किसी बात पर उसका लोगों से झगड़ा हो जाता था। बिना लड़ाई किया तो वह कभी घर पर लौट कर ही नहीं आया था। यह सिलसिला बचपन से शुरू हुआ, धीरे धीरे करके वह सिर से 17 साल का हो गया। फिर भी उसके झगड़ा काम नहीं हुए। घर में आए रोज कोई ना कोई उसकी शिकायत लेकर आता और पापा उसे समझाने की बजाय शिकायत करने वाले का जीना मुश्किल करते थे। मेरी माँ जब सूर्य कुमार को समझाती तो पापा उन्हें डांट कर माना कर देते कि तुझे तो मेरा एक लौता बेटा भाता ही नहीं। हमारे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन दोपहर के वक्त हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो 22 से 23 साल का लड़का गुस्से में आज बाबूला हमारे दरवाजे पर खड़ा था। गुस्से से सूर्य कुमार के बारे में पूछ रहा था। उसके तेवर देखकर मुझे अंदाज हो गया कि सूर्य कुमार ने जरूर कोई बहुत बड़ा कारनामा किया। सूर्य कुमार अंदर कमरे में सो रहा था। मैंने उसे लड़के से झूठ कह दिया कि मेरा भाई घर पर नहीं। मेरे इस बात पर वह पलट कर जाने लगा था, लेकिन उसकी आवाज से सूर्य कुमार की आंख खुला गई। सूर्य कुमार जल्दी से मेरे पास आया और पूछने लगा, दरवाजे पर कौन आया था। मैंने गुस्से में सूर्य कुमार से पूछा, क्या गुल खिलाकर आए हो। एक जवान लड़का तुम्हारे बारे में पूछता हुआ यहाँ तक आया था, जो उम्र में तुमसे काफी बड़ा था। ऐसा ना हो कि वह तुम्हें कोई नुकसान पहुँच दे, इसलिए अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मेरी बात सुनते ही सूर्य कुमार को गुस्सा आ गया और वह कहने लगा, मैंने कोई चूड़ियां पहनकर नहीं राखी है कि कोई भी मेरे दरवाजे पर शोर शराबी कह के जाएगा और मैं चुप बैठूंगा नहीं। कहते हुए उसने पापा के दराज से रिवाल्वर निकाला और उसे लड़के के पीछे पीछे घर से निकल गया। सूर्य कुमार को रिवाल्वर लेकर जाते हुए देख मेरी चीख निकल गई। मैंने माँ को आवाज देकर बुलाया और सारा माजरा बताया और खुद उसके पीछे निकल गई। मैं जानती थी कि वह जज्बातों है और गुस्से में आकर कुछ भी गलत कर सकता है। लड़का अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। दोपहर का वक्त था और गर्मी की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। जब तक मैं उसके पास पहुंची, उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। अभी मैं अपने भाई को कुछ समझाती कि गोली उसके सीने के आर पार हो गई थी। वह लड़का खून से लटपट वहीं पर गिर गया। मैं डर गई थी। मैं कभी अपने भाई को देखते तो कभी खून से लटपट उसे लड़के को। सूर्य कुमार भी डर गया था। वह रोती हुए मेरे पास आया और मेरे गले लग गया। वह जज्बात में आकर यह काम उठा बैठा था। मैं जानती थी कि ना ही उसका कोई ऐसा इरादा था और ना ही उसमें इतनी हिम्मत थी। गली की आवाज से अगल बगल के लोग भी अपने घरों से निकाल गए थे और मेरे पापा भी वहां पर पहुंच गए। हर कोई हैरान परेशान इस मंजर को देख रहा था।
मैंने रोती हुए पापा को सारी बात बताई तो पापा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगे, रेशमा बिल्कुल खामोश हो जा, अब दोबारा यह बात मत करना। मोहल्ले वालों ने एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। एम्बुलेंस उसे लड़के को लेने आ गई थी, लेकिन पता चला कि वह लड़का मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस भी वहां पर आ गई थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले पापा ने मुझे समझा दिया था कि अपने भाई का नाम मत लेना। पापा ने सबको यह बताया कि वह लड़का मेरा आशिक था, जो मुझे मिलने के लिए आया था। मैंने मोहब्बत के नाम पर उसे काफी पैसे लिए थे। अब मैं उसे जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जब वह नहीं माना तो मैंने गुस्से में उसे गोली मार दी। पापा की यह कहानी सुनकर जहां मोहल्ले वाले दंग रह गए थे, वहीं मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पापा अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए मुझे इस दलदल में धकेल दिए थे। मैंने पापा से कहा, मुझमें पर यह जुल्म मत करिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन हम तीनों बहनों की जिंदगी से ज्यादा पापा को सूर्य कुमार की जिंदगी प्यारी थी, इसीलिए पापा ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे अच्छी तरीके से समझा दिया था कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी और सूर्य कुमार का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए शहर का सबसे बेहतरीन वकील करके मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और मैं बेवकूफ थी कि अपने बाप की बातों में आ गई थी। जब पापा ने हमारी छोटी छोटी जरूरतें कभी पूरी नहीं की थी, तो अब मुझे छुड़वाने के लिए शहर के सबसे बड़े वकील को कैसे हायर सकते थे। मैं जेल की सलाखों के पीछे थी। मैंने पापा की बातों में आकर इस जुर्म को कबूल कर लिया था, जो जुर्म मैंने कभी किया ही नहीं था। मुकदमा अदालत में चला। पापा ने एक सस्ते से वकील को हायर किया था और बड़ी आसानी से यह कैसे हम हार गए थे और मुझे उम्र कैद की सजा मिल गई। मेरा वो बाप जिस पर मुझे बड़ा नाज था, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ था और अपने बेटे का हाथ पकड़कर अदालत से ऐसे निकल गया जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। मेरी माँ तो मेरे पापा के आगे मजबूर थी और ना जाने पापा ने माँ से क्या कह रहा था कि वह एक बार भी मुझे मिलने नहीं आई। मैं अपने भाई के जुर्म की सजा काटने जेल में आ गई थी। मैं दिन रोती अपने घर वालों को याद करके खूब रोती, पर कोई मुझे मिलने नहीं आया। और इस जेल में आने के बाद मुझे जो कुछ भी देखने को मिल रहा था वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा बदतर था। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, और जब आंख खुली तो दोबारा कामों का वही सिलसिला शुरू हो गया। दिन ऐसे ही तेजी से गुजरते लगे। मुझे यहाँ रहते रहते 4 महीने गुजर गए। इन 4 महीना में कोई मुझसे मिलने नहीं आया था। अचानक जेल में औरतें का पेट से होना और बच्चे पैदा होने का सिलसिला जारी था, और पूरे 4 महीने बाद यह राज मैंने जाना कि जेल में रहने वाली औरतें प्रेग्नेंट कैसे होती है और उनके बच्चे कैसे पैदा करवाए जाते। एक रात में अपनी कोठरी में सोने आई तो वही औरत जो सब पर हुक्म चलती थी, आधी रात को मेरी कोठरी में आई। मुझे खामोशी से अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसने चोर दरवाजे से मुझे जेल से बाहर भेज दिया और पता चला मुझे एक रात के लिए किसी बड़े आदमी के पास भेजा गया। वह पूरी रात मैंने कांटों की तरह पर गुजर रही थी, क्योंकि मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ वह सब कुछ करना पड़ रहा था जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे ब्लैकमेल किया गया था कि अगर यह बात मैंने किसी को बताई तो मुझमें पर ही इल्जाम लगा दिया जाएगा कि मैंने जेल से भागने की कोशिश की है। पता नहीं कौन कौन इन सब में शामिल था। मैं वो रात जेल से बाहर काट कर सुबह होने से पहले वापस लौटी थी और फिर यह सिलसिला ऐसे ही चल पड़ा और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई। मैंने यह बात अच्छी तरीके से महसूस किया कि प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे जेलर से छुपाया जाने लगा। वो औरत बड़ी चालाकी से मुझे जेलर की नजरों से दूर रखती, मुझसे मिलने कोई आता भी नहीं था। ये बात पूरी जेल को मालूम थी और ऐसे ही मेरे 9 महीने गुजर गए। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। ना ही इन लोगों ने मुझे मेरी बेटी दिखाई और ना ही मेरी बेटी मेरे गोद में डाली गई। ना जाने चंद मिनट में ही उसे कहाँ गायब कर दिया गया था। मैं खुद भी नहीं जानती। आज मैं बगैर शादी के एक बेटी की माँ हूँ और मेरी वह बेटी कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, और ना ही मैं अपने जीवन की यह दास्तान किसी को बता सके, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया गया था। आज मुझे अपनी यह कहानी एक लेखक के मध्य से सुनने का मौका मिला तो मैंने दिल का बोझ हल्का कर लिया। पता नहीं कब तक हम औरतें पर ऐसे ही जुल्म होता रहेगा। जो कुछ भी मेरे बाप ने मेरे साथ किया वो माफ करने के काबिल नहीं, और जो जेल में 4 दीवारी के अंदर हुआ वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। मेरी ये कहानी सुनने के बाद अब आप ही लोग बताइए कि क्या कोई आप इतना स्वार्थी हो सकता है
कि अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बेटी को दानव पर लगा दे। तो भाई और बहनों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।